हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी इतिहास के आदिकाल के विषय में। इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था और इसका समय संवत 1050 से लेकर 1375 माना है। और शुक्ल जी के इतिहास को पढ़ना आजकल अगर आपको यूपीटीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, इन तमाम परीक्षाओं की अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको इनके इतिहास से परिचित होना पड़ेगा, क्योंकि इससे ये डायरेक्ट क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। तो आपको अब गाइड पढ़कर ऐसे इन सब चीज़ों से सहायता तो मिलेगी, परंतु अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको ये पुस्तकें मूल रूप से ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। तो हम आदिकाल में 2 प्रकरण कंप्लीट कर चुके हैं। पहला प्रकरण सामान्य परिचय और दूसरा अपभ्रंश काव्य। अब हम आज तीसरा प्रकरण पढ़ेंगे, देश भाषा काव्य। देश भाषा काव्य में इन्होंने किन किन विषयों को सम्मिलित किया है, इनकी विषय सूची क्या रही है, किन किन विषयों पर इन्होंने चर्चा किया, उसके विषय में सबसे पहले जानेंगे। इसके बाद हम वर्ड टू वर्ड देश भाषा काव्य को पढ़ेंगे। देश भाषा काव्य की प्रामाणिकता में संदेह। देश भाषा काव्य प्रकरण 3 के अंतर्गत इन्होंने रखा है कि देश भाषा काव्यों की प्रामाणिकता में संदेह। इन काव्यों की भाषा और छंद के विषय में बताया है। इसके बाद तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति, उस समय क्या परिस्थिति थी राजनीति की, और वीर गाथाओं का आविर्भाव इसके बाद बताया है। इनके 2 रूप बताया है, रासो शब्द की व्युत्पत्ति, ग्रंथ परिचय और ग्रंथकार परिचय। तो इस प्रकार से इतने विषयों को इन्होंने इसमें सम्मिलित किया है। आगे हम देखेंगे पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं, वह कैसे हैं? संदिग्ध हैं, वह प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि उनसे संबंधित डाटा नहीं मिल पाया है, उनसे संबंधित मूल पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं। इधर उधर से जो भी सामग्री इकट्ठी की गई हैं उस पर हम थोड़ा बहुत विचार कर सकते हैं और उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है, क्योंकि और डाटा अवेलेबल नहीं है। आगे है, इतना तो अनुमान किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे। इस बात से हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, आप उससे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि जैसे जो व्यक्ति गांव में रहते हैं, अधिकतर आप देखेंगे जो कम पढ़े लिखे हैं, गांव में हैं, वो अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज करते हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे अवधी, बिहार में भोजपुरी, ऐसे तमाम जगहों पर वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है, लोकल भाषा होती है, लोक भाषा होती है, जो वहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाती है। और जैसे जो बाहर रहते हैं या जो कुछ पढ़ लिख कर थोड़ा बहुत खड़ी बोली बोलने लगते हैं, वो अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, और चाहे उनसे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो गांव में जो व्यक्ति है, उसे वो गंवारू समझते हैं, गंवार समझते हैं। तो वही बात कहा जा रहा कि प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। तो जो कुछ भी साहित्यिक चीज़ें हैं वो खड़ी बोली वाले ही नहीं करेंगे, बल्कि जो ग्रामीण लोग हैं वो भी अपने ही लैंग्वेज में, अवधी में ही वो तमाम गीत, दोहे इत्यादि कहा करते हैं। जैसे अब आप गांव से जब देखेंगे, गांव की जो महिलाएं हैं वो विवाह हो, मुंडन संस्कार हो, या जैसे यहाँ सब कुछ भी फंक्शन जो भी होता है वहाँ पर, उन सभी फंक्शनों में उनकी लोकगीत, वो गीत को खुद बनाती हैं और उनके द्वारा वो गीत गाए भी जाते हैं। तो अपने द्वारा वो एक जो भाषा उनकी कहीं लिखी गई नहीं रहती है, वो गीत गज़ल कहीं लिखे गए नहीं रहेंगे, उनकी अपने लैंग्वेज में वो लोग गाएंगे और खुद से लिखेंगे, खुद से बनाएंगे, लिखेंगे क्या, मौखिक रूप से वो लोग बना लेती हैं। तो इस प्रकार से वो उनको लोग गंवारू समझते हैं। जब उनकी लोकल लैंग्वेज की जब खड़ी बोली वाले सुनते हैं तो उनको लगता है कि ये लोग गंवार हैं। यही सेम टू सेम आदिकाल में भी व्यवस्था थी कि जो प्राकृत नहीं पढ़ा था
ऐसे लोग जो अपनी भाषा में गीत दोहे गाते थे उन्हें लोग गंवारू समझते थे। ऐसी कविताएं राज्यसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होंगी। ऐसे जो जन प्रचलित रहती थी वो धीरे धीरे राज्यसभाओं तक पहुंच जाती थी। राजा भोज जस मूसर चंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अवश्य रहे होंगे। एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं कि राजा भोज जस मूसर चंद कहने वालों के सिवा भी देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविताएं कही जाती थी। आप गांव में जाएंगे तो आपको बहुत सारी लोकोक्तियाँ वहीं के लैंग्वेज में आपको सुनने को मिल जाएंगी। आपको आलस्य पे मिल जाएगी, आपको हर एक चीज़ पे ऐसे उनके द्वारा उक्ति बनाई गई रहती है जो समय समय पर प्रस्तुत कर दी जाती है। राज्यसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय प्रायः दोहों में कहे जाते थे और वीर रस के पद छप्पे में। तो इन्होंने क्या कहा कि नीति श्रृंगार आदि विषय, नीति और श्रृंगार आदि विषय दोहों में कहे जाते थे और वीर रस के पद किस में कहे जाते थे? छप्पे में। राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालय में भी रक्षित रहती थीं और भट्टाचारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। जैसे आप अभी भी ग्रामीण इलाकों में देखेंगे या फिर आप शहरों में भी देखेंगे, ग्रामीण इलाकों में जीविकोपार्जन के लिए अपनी गृहस्थी का एक मुख्य भाग जो कि खेती होती है उसे लोग अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ जाते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे शहरों में जैसे बड़े बड़े कल कारखाने जो हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, वो भी अपने उत्तराधिकारियों के लिए भी छोड़े जाते हैं। उसी प्रकार अपनी जीविका के लिए भट्टाचारण क्या करते थे? ये लोग जो रचनाएं लिखते थे उसे अपने उत्तराधिकारियों के पास छोड़ जाते थे जिससे उनको जीविकोपार्जन में आसानी हो। उत्तरोत्तर भट्टाचारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेर फार भी बहुत कुछ होता रहा। जब आप किसी बिजनेस को अपने बच्चे के लिए छोड़कर जाएंगे तो उससे क्या होता है कि उस समय जो चीज़ें, जो नियम कानून रहते हैं और जब वो किसी दूसरे के हाथ में आ जाता है तो उसके नियम कानून में बहुत अंतर हो जाता है, वो अपने हिसाब से करने लगता है। वही चीज़ है कि जो चीज़ें, जो साहित्य पहले थी जिसको लोगों ने अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ रखा था, जब वो उत्तराधिकारी उसे प्राप्त करते हैं, जब उससे खुद जीविकोपार्जन करने लगते हैं, तब उसमें कुछ ना कुछ चेंज भी करते रहते हैं। तो वही चीज़ है कि उनमें फेर फार भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीरगाथा काल कहा गया। अब वीरगाथा काल क्यों कहा गया, ये आपको पता चल गया होगा कि वीरगाथा काल शुक्ल जी ने क्यों कहा। भारत के इतिहास में यह वह समय था जबकि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन, जिनकी मृत्यु संवत 704 के उपरांत, भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अन्हलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थीं। उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी और कविचारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ। अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। देखिए, साहित्य के विषय में शुक्ल जी ने पहले ही बता दिया था कि जनता की चित्तवृत्तियों की छाप ही साहित्य है। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना
देश से अंतर्हित हो गई थी और खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। ये जो गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार ये सब राजपूत थे, ये अपनी प्रभाव की वृद्धि के लिए लड़ाई की आवश्यकता ना होते हुए भी कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही मोल ले ली जाती थी और बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। जो राजा थे उस समय लड़ाई की आवश्यकता है कि नहीं, इससे उन्हें नहीं मतलब होता था। मतलब इस बात से होता था कि अगर काफ़ी दिन हो गया है, कोई लड़ाई नहीं हुई है, तो हमें अपना शौर्य प्रदर्शन करना है, उसके लिए भी वो लड़ाई छेड़ देते थे। वही बात इन्होंने बताया है। सारांश यह है कि जिस समय से हमारी हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। महमूद गजनवी मृत्यु संवत 1087 के लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था और वहां से लूटमार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर विशेषतः राजपूताने पर चढ़ाइयाँ हुआ करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। सांभर अजमेर का चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। अजमेर बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि अजमेर को किसने बसाया था? अजय देव ने, और इन्होंने मुसलमानों को परास्त किया था। अजय देव के पुत्र अरुणोराज, जिसका नाम आना भी था, के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लागकर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब आना सागर है। अरुणोराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहां मलेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था। इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां अरुणोराज ने एक बड़ा तालाब बना दिया जो आना सागर कहलाया। इन्होंने क्या किया था कि जिस स्थान पर युद्ध हुआ था वहां पर उन्होंने मुसलमानों को परास्त किया और उन मुसलमानों का रक्त वहां गिर गया था। तो इन्होंने क्या किया, उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां पर एक तालाब खुदवा दिया। आना के पुत्र बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ। अब देखिए, अरुणोराज जो कि आना के नाम से प्रसिद्ध हुए, आना के पुत्र कौन थे? बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ाई, जिसे परास्त कर बीसल देव आर्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़े। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। विग्रहराज ने या बीसल देव ने दिल्ली और झांसी के प्रदेश को अपने राज्य में मिलाए। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए बीसल देव के विक्रम संवत 1220 के लेख से पाया जाता है। ये सब वर्णन कहाँ मिलता है? दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए बीसल देव के विक्रम संवत 1220 के लेख से पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है। शहाबुद्दीन गोरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई संवत 1247 के पहले भी गोरियों की सेना ने नाड़ौल पर धावा किया था, पर उसे हार कर लौटना पड़ा। सबसे पहले धावा नाड़ौल पर किया था। इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। इसमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हमीरदेव हुए। हमीरदेव भी क्या करते थे? ये भी मुसलमानों से लड़ते रहते थे
जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा में थे वह मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने उन्हें कई बार हराया था। सारांश यह है कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। जब तक पठानों का शासनकाल नहीं हो गया तब तक हिंदू स्वतंत्रता के लिए बराबर लड़ते रहे। आगे, राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए कमाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि की अत्युक्त पूर्ण आलाप करता था, रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरता था, वही सम्मान पाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का वर्णन करके जो पैसे कमाते थे, रुपए कमाते थे, उन कवियों का समय चला जा चुका था। अब ज़रूरत थी तो वीरों के हृदय में उत्साह भरने की, कि उनको वीर रस, पराक्रम युक्त विजय की गाथाएं सुनाई जाएं। वो उन कवियों का सम्मान होता था जो ऐसा करता था। इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीर गाथा को हम दोनों रूपों में पाते हैं। किस किस रूप में? मुक्तक के रूप में और प्रबंध के रूप में भी। यही लिखा है विषय सूची में भी इन्होंने बताया है कि वीर गाथा के दो रूप कौन कौन से थे। वीर गाथा के दो रूपों की चर्चा बताई है, जिसमें हम देखेंगे पहला रूप है मुक्तक रूप और दूसरा रूप है वीर गाथा का प्रबंध रूप। फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीर गाथात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है। जैसे यूरोप में वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे ही यहाँ भी यूरोप में भी वीर गाथा का प्रसंग क्या रहा? युद्ध और प्रेम। वैसे यहाँ भी युद्ध और प्रेम ही रहा। किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दल बल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हर कर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गौड़ रूप में प्रधान रस वीर ही रहता था। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। यह बताया जा रहा है कि पहले उस समय जो रचनाएं रची जा रही थी, उनका क्या था कि युद्ध का कारण कुछ भी हो, पर किसी न किसी तरीके से कोई रूपवती स्त्री का वर्णन करके, कल्पित करके रचना कर दी जाती थी। और किसी भी युद्ध का कारण ये लोग क्या मान रहे थे? कोई कन्या। तो मेन क्या रहता था उसमें? रस, वीर रस, क्योंकि युद्ध के विषय में चर्चा हो रही, वीर रस की बात होती थी। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा श्रृंगार भी जोड़ दिया जाता था, क्योंकि उसको किसी स्त्री से जोड़ दिया जाता था कि हाँ ये स्त्री रूपवती है, ये, और उनका प्रेम प्रसंग हो जाता था या फिर वो उसको पसंद आ जाती थी, इसके लिए वो युद्ध छिड़ जाती थी। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है, हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। इस प्रकार इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। तो बताया गया कि हम जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री पृथ्वीराज के यहाँ आती है और वही लड़ाई का जड़ रहता है। इसी प्रकार हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी कारण यही रहता है। और जो भी इन सब काव्यों में प्रथानुकूल घटनाएं रहती थीं, वो ना वर्णित करके कल्पित घटनाएं वर्णित कर दी जाती थीं। आगे है, ये वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती हैं, प्रबंध काव्य के साहित्य रूप में और वीर गीतों के रूप में। अब ये वीर गाथाएं जो हैं वो दो रूपों में मिलती थी। पहला है प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और दूसरा है वीर गीतों के रूप में।
आगे साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। सबसे प्राचीन ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक मिलती है बीसल देव रासो। अब प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में क्या मिलती है? पृथ्वीराज रासो। और वीर गीत के रूप में यानी काव्य रूप में क्या मिलती है? बीसल देव रासो। यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है आल्हा, जिसके गाने वाले प्रायः समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। इसमें यह बताया गया है कि जो भी रचना कई सौ वर्षों से चली आती है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन लोगों के द्वारा कर दी जाती है, क्योंकि लोगों के भाषा के अनुरूप उसमें कुछ न कुछ छेड़छाड़ हो जाती है। जैसे आल्हा उत्तरी भारत में ज़्यादा गाया जाता है और इसके भी वर्ड में, इसके भी शब्दों में काफ़ी फेरबदल हो गया है। आल्हा भी अपने मूल रूप में नहीं रह गई। यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसकी या तो प्रतियां मिलती हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं। वीर काल के वो ग्रंथ जिनका उल्लेख मात्र पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? रासो। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं, पर बीसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य है और आपको अधिकतर एग्जाम में आपको प्रश्न मिल जाएगा कि रासो शब्द की उत्पत्ति रामचंद्र शुक्ल जी ने किस शब्द से माना है। तो यहाँ पर इस शब्द के बारे में दिया गया है कि रसायन शब्द से माना गया है रासो शब्द की उत्पत्ति। श्री रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। सबसे पहले है खुमान रासो। संवत 810 से और 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए। खुमान रासो में समस्या ये है कि इसमें 3 राजा मिले हैं जो कि खुमान नाम से हैं और इनमें से कंफर्म ये भी नहीं हो पाया है कि ये किस खुमान रासो किस राजा के ऊपर लिखी गई है। आगे देखिए, अभी आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। कर्नल टाड ने इनको एक मानकर इनके युद्ध का विस्तार से वर्णन किया है। कर्नल टाड ने इनको 3 राजा ना मानते हुए इनको एक ही माना है और इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश यह है कि कालभोज बापा के पीछे खुमाड़ गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है और जिसके समय में बगदाद के खलीफा अलमामू ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की। खुमाड़ की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़गढ़ की रक्षा हो गई। खुमाड़ ने 24 युद्ध किए और विक्रम संवत 869 से 893 तक राज्य किया। यह समस्त वर्णन दलपत विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासो के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है। जो भी चीज़ें कर्नल टाड ने बताया वो क्या, दलपत विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासो के आधार पर इन्होंने बताया है। इस समय खुमान रासो की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। कालभोज बापा से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार है। कालभोज बापा, खुमान, मत्तार, भ्रातृपट्ट सिंह, खुमाड़ दूसरा और महानायक खुमाड़ तीसरा। इस प्रकार खुमाड़ तीसरा का वर्णन किया गया है। कालभोज का समय विक्रम संवत 791 से 810 तक है और तीसरे खुमाड़ के उत्तराधिकारी भ्रातृपट्ट दूसरे के समय के 2 शिलालेख
विक्रम संवत 999 और 1000 के मिले हैं। अतएव 190 वर्षों का औसत लगाने पर तीनों खुमाड़ों का समय अनुमानतः इस प्रकार ठहराया जा सकता है। इसको किसने बताया? शुक्ल जी ने बताया कि खुमाड़, पहला खुमाड़ 810 से 865, दूसरे 870 से 900, तीसरे 965 से 990। आगे है अब्बासिया वंश का अलमामू विक्रम संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा। इस समय के पूर्व खलीफाओं की सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली थी और उधर से राजपूताने पर मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होने लगी थी। अतएव यदि किसी खुमाड़ से अलमामू की सेना से लड़ाई हुई होगी तो वह दूसरा खुमाड़ रहा होगा और उसी के नाम पर खुमाड़ रासों की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमाड़ रासों मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे विक्रम संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। शिव सिंह सरोज के कथनानुसार एक अज्ञात नामा भाट ने खुमान रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा था जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों तक का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपत विजय असली खुमान रासों का रचयिता था अथवा इसके पिछले परिशिष्ट का। अब देखिए कितनी समस्या हो गई। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चीज़ें मिली जिससे समस्या बढ़ गई। अब कोई कह रहा है कि खुमान रासो दूसरा खुमाड़ रहा होगा और क्या है किसमें राजपूतानों से मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होने लगी जिससे इसमें खुमान रासों में ये सारा चीज़ें मिलती हैं। ये अंश काफ़ी पुराना दिखाई पड़ता है। अब देखिए आगे बताया जा रहा है कि एक मिला है जो 17वीं शताब्दी का है और एक मिला है जो शिव सिंह सरोज के अनुसार लिखा गया। इसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन है और दलपत विजय को अब खुमान रासों का असली रचयिता नहीं मानते। तो इस प्रकार से ये समस्या विकट हो गई कि खुमान रासों के विषय में कितना संदिग्ध। नेक्स्ट है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो नरपत नाल कवि विग्रहराज चतुर्थ उपनाम बीसल देव का समकालीन था। कदाचित यह राजकवि था। इसने बीसल देव रासो नामक एक छोटा सा 100 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा है जो वीर गीत के रूप में है। ग्रंथ में निर्माण काल यूं दिया है। बारह सै बहोत्तरा मझारी जेठ बदी नौमी बुधवारी नाल रसायन आरंभ भई शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। इस प्रकार से ग्रंथ काल में निर्माण काल दिया गया है जिसमें आगे शुक्ल जी स्पष्ट करते हैं कि 12 से बहोत्तरा का स्पष्ट अर्थ है 1212। बहोत्तर शब्द बरहोत्तर द्वादशोत्तर का रूपांतर है। अतः 12 से बहोत्तरा का अर्थ द्वादशोत्तर या 12 से अर्थात 12 होगा। गणना करने पर विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठ वदी नवमी को बुधवार ही पड़ता है। कवि ने अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है जिससे वह बीसल देव का समकालीन जान पड़ता है। विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव का समय भी 1220 के आसपास है। उसके शिलालेख भी संवत 1210 और 1220 के प्राप्त हैं। बीसल देव रासों में 4 खंड हैं। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। इसकी कथा का सार यूं है। ये आपको याद रखना है कि खंड 1 में क्या है, खंड 2 में क्या है, खंड 3 में और खंड 4 में। खंड 1 में है कि मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बीसल देव का विवाह होना। दूसरा है बीसल देव का राजमती से रूठ कर उड़ीसा
की ओर प्रस्थान करना तथा वहाँ 1 वर्ष रहना। घटना पूरी याद रखना है कि खंड 1 में क्या क्या है, खंड 2 में क्या क्या है और खंड 3 में क्या है। खंड 3 में है राजमती का विरह वर्णन तथा बीसल देव का उड़ीसा से लौटना। और खंड 4 में है भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना तथा बीसल देव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। आगे है कि दिए हुए संवत के विचार से कवि अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर बीसल देव के बहुत कुछ पीछे की लिखी जान पड़ती हैं। शुक्ल जी ने जहाँ जहाँ पीछे शब्द का यूज किया है इसका मतलब है बाद में, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। ये जो बीसल देव रासो है ये घटनात्मक काव्य नहीं है, ये वर्णात्मक है। इसमें 2 ही घटनाएं हैं, बीसल देव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। ये कैसा है, क्योंकि इसमें घटना सिर्फ 2 है तो इसलिए ये घटनात्मक काव्य नहीं है, ये वर्णनात्मक काव्य है क्योंकि इसमें वर्णन ज़्यादा है। इनसे पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है, इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है। बीसल देव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था। बीसल देव से 100 वर्ष पहले राजा भोज का देहांत हो चुका था परमार, अतः उसकी कन्या के साथ बीसल देव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना प्रतीत होती है। जब 100 साल पहले उनका धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो गया था तो उनकी कन्या के साथ बीसल देव का विवाह होना कितनी कल्पना प्रसूत बात है। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। बीसल देव की एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासों में भी है। बीसल देव की एक परमार वंश की रानी थी, इसी से हो सकता है इन्होंने जोड़ दिया हो कि परमार राजा भोज की पुत्री रही होंगी वो। आगे है, इस बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है। जब किसी कवि ने देखा होगा कि परमार वंश की रानी एक थी तो उनको हो सकता है कि राजा भोज के नाम से जोड़ दिया गया हो, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है। अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो या परमार की उपाधि कोई भोज रही हो, इसलिए उन्होंने भोज की पुत्री लिख दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी का वंश कुछ रहता है, जाति कुछ रहती है, पर उनका उपाधि कुछ रहता है और इस आधार पर कवि ने उसका यह केवल उपाधि सूचक नाम ही दिया हो, असली नाम ना दिया हो। कदाचित इन्हीं में से किसी की कन्या के साथ बीसल देव का विवाह हुआ हो, यानी किसी परमार वंश की पुत्री, परमार के जो है पुत्री का विवाह बीसल देव के साथ हुआ रहा हो, लेकिन उसे उपाधि भोज की दे दी गई हो। परमार कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं उन पर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से ना मिलाया गया हो। जैसे जन्मी गोरी तू जैसलमेर, गोरड़ी जैसलमेर की। आबू के परमार भी राजपूतानों में फैले हुए थे और माउंट आबू के परमार भी राजपूतानों में फैले हुए थे, अतः राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या होना भी संभव है। और राजमती जो थी वो किसी सरदार की कन्या हो सकती थी। पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जोड़े हुए मिलते हैं, जैसे माघ, अचरज, कवि कालिदास। ये सब क्या है, ये सब जोड़े गए शब्द हैं। जैसा पहले कह आए हैं कि अजमेर के चौहान राजा बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ बड़े वीर और प्रतापी थे और उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थी और कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था। दिल्ली और झांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रहराज नाटक संस्कृत में है, जिसका कुछ
अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिला है और राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित है। देखिए, विग्रहराज चतुर्थ जो थे बिसल, उनकी मुसलमानों से कई लड़ाइयाँ हुई थी और ये कई प्रदेश जीते थे। दिल्ली और झांसी को भी इन्होंने अपने में मिलाया था, अपने प्रदेश में। और इसी के विषय में कुछ शिलाओं पर खुदा हुआ मिला जो राजपूताना म्यूजियम में अभी भी सुरक्षित है। पर नाल के इस बीसल देव में जैसा कि होना चाहिए था, ना तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, ना उसके शौर्य पराक्रम का। पर जो नरपत नाल ने लिखा है, उनके बीसल देव रासों में इस प्रकार की कोई घटना नहीं मिलती है जैसा कि शिलालेखों में मिला है। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश जाने की प्रोसित पतिका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को बीसल देव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। शुक्ल जी कहते हैं इस छोटी सी पुस्तक को बीसल देव ऐसे वीर का, बीसल देव जितना वीर थे उस हिसाब से इसे रासो कहना खटकता है। पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, यह केवल गाने के लिए रचा गया है, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। नहीं तो बीसल देव के जैसा जो इतना पराक्रमी राजा का उनके काव्य ग्रंथ को रासो कहना खटकता है। उनका जो काव्य ग्रंथ रहता वो या तो प्रबंध उर्बंध काव्य रहता तो ठीक रहता, पर अगर इसे सिर्फ गाने के उद्देश्य से लिखा गया तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। अब आगे है, अब तक रही घटनाओं की परीक्षा, पर अब हम भाषा की परीक्षा करके देखते हैं। अब जब हम भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। जैसे सूकड़ छय का मतलब है सूखता है, पाटन थी, पाटन से, भोज तड़ा, भोज का, खंड खंडरा, खंड खंड का, इत्यादि। इस ग्रंथ से एक बात का आभास अवश्य मिलता है, वह यह कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। इससे ये पता चलता है कि शिष्ट काव्य भाषा में, अच्छी काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। यहीं से हमें लगता निकाल के पिंगल शब्द इन्होंने बनाया है। अभी आगे देखेंगे। डिंगल साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी जो पिंगल भाषा कहलाती थी। देखिए, साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, आगे लिखा भी गया है। बीसल देव रासों में भी बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज़ होने के कारण इसकी भाषा में समय अनुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। उदाहरण के लिए मेलवी मिलाकर जोड़कर चिता में, रण में, प्रापिजयी प्राप्त हो या किया जाए, इड़ी विधि इस विधि, ईसऊ ऐसा, बाल हो बाला का। इसी प्रकार नयर, नगर, पसाऊ, प्रसाद, पयोहर, पदोधर आदि प्राकृत शब्द भी हैं जिनका प्रयोग कविता में अपभ्रंश काल से लेकर पीछे तक होता रहा। ये शुक्ल जी बता रहे हैं कि जिनका प्रयोग कविता में अपभ्रंश काल से लेकर पीछे तक होता रहा। इसमें आए हुए कुछ फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों की ओर ध्यान जाता है, जैसे महल, इनाम, नेजा, ताजनो या तजियाना आदि। जैसे कहा जा चुका है कि पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ है, अतः ये शब्द पीछे से मिले हुए भी हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यवहृत भी। कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर उधर जीविका के लिए फैलने लगे थे, अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य बात नहीं है। बीसल देव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद हैं। महल पालड़ों
ताजदीन खुरसाड़ी चढ़ी चाल्यो गोण। यानी उपर्युक्त विवेचन के अनुसार यह पुस्तक ना तो वस्तु के विचार से और ना भाषा के विचार से अपनी असली और मूल रूप में कही जा सकती है। इतना जो कुछ हमने पढ़ा वो क्या था? वस्तु के विचार से और भाषा के विचार से, इन दोनों रूपों से ये मूल रूप नहीं कही जा सकती। राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना कहा है। राजपूताने का इतिहास, भूमिका पृष्ठ 19। यह नरपत नाल की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुँचते हैं। ध्यान देने की पहली बात है, राजपूताने के एक भाट का अपने राजस्थानी में हिंदी का मेल करना, जैसे मोती का आँखा किया, चंदन काठ को माड़ो, सोना की चोरी, मोती का माल इत्यादि। इससे सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अपभ्रंश के युग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। जो अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा था वह डिंगल कहलाता था। इम्पॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का विचार कर सकते हैं। दूसरी बात जो कि साहित्य से संबंध रखती है, वीर और श्रृंगार का मेल। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। ये किसका कहना है? ये शुक्ल जी का कहना है। ये कथन है, और कथन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये किसका कहना है? शुक्ल जी का। ये कथन किसका है? शुक्ल जी का है। बीसल देव के कुछ पद्य देखिए। पर्णबा चाल्यो बीसल राय, 84 सहु लिया बुलाए। जान तड़ी साजति करो, जिरह रंगावल पहरज्यो टोप। हुई पैसारों बीसल राव, आवी सयल अतेवरी राव। रूप अपूर्व पेशिये, इसी स्त्री नहीं सयल संसार। अतिरंग स्वामी सु मिली रात, बेटी राजा भोज के। गर्भ करी उभो क्षण सांभर्यो राय, मोह सरीखा नहीं उर भुआल। माँ घरी सांभर उगही, चिहु दिस थाड़ जैसलमेर। गर्भ न बोलो हो सांभर्यो राव, तो सरीखा घड़ा और भुआल। एक उड़ीसा को धाड़ी, बचन हमारे तू मानी जू मानी। ज्यों धारे सांभर उगही, राजा उड़ी घर उगही हीरा खान। तो इस प्रकार से ये पद्य रहा। आगे भी अभी है। कुंवर कहे सुर सांभर राव, काय स्वामी तू उलगई जाए। कहो हमार जय सुवर्ण, थारे क्षण 60 अंतेवरी नार। कड़वा बोल न बोल सिनार, तू मो मेलहस चित्त विसार। जीभ न जीभ बिगोयनो, दौ का दाधा कुपिल मेलही। जीभ का दाधा नु पांगुरई, नाल कहे सुन जय सब कोई। आव्यो राजा मास बसंत, गढ़ माही गूड़ी उछली। जय धान मिलती अंग संहार, मान भंग हो तो बाल हो। इड़ी परिहरता राज दुआरी। इस प्रकार से ये जो भी कुछ लिखा गया, हमें समझ तो कुछ आया नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ दिया गया। अब है चंद्रबरदाई। विशलदेव रासो समाप्त। आगे चंद्रबरदाई। संवत 1225 से 1249। 1225 से 1249 ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ये इतना ही बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, IMP इम्पोर्टेंट है। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज
के सामंत और राज कवि प्रसिद्ध हैं। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वज की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था। देखिए, इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। ये महाराज पृथ्वीराज के राज कवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता था। युद्ध में, आखैट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहाँ जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। इस प्रकार से मित्र मिलना आज के समय में संभव नहीं है। मित्र क्या, इस समय में समझ लीजिए, इस प्रकार के कोई भी रिश्ता इस प्रकार से मिलना बहुत ही दुर्लभ काम है, बहुत ही असंभव है। आगे है, और ये तथ्य आपको याद भी रखना है कि पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई का जन्म भी एक साथ हुआ था और ये इनका मृत्यु भी एक साथ हुआ था। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि कौन से कवि और कौन से शासक, इन दोनों लोगों का जन्म और मृत्यु एक ही दिन हुआ था। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें कितने पृष्ठ हैं? 2500 पृष्ठ है, जिसमें 69 समय या सर्ग या अध्याय हैं। इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। इस प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद है कवित्व। पृथ्वीराज रासो में कौन सा मुख्य छंद है? तो कवित्व छंद। कवित्व यानी छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या, ये जो 6 छंद हैं ये मुख्य छंद में प्रयुक्त हुए हैं, ज़्यादातर प्रयुक्त हुए हैं। और इसमें 69 समय या सर्ग है, 2500 पृष्ठों का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा पैराग्राफ ही है। जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया, वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जल्हड़ द्वारा पूर्ण किया जाना माना जाता है। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिन पीछे चंद भी वहां गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्हड़ के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जल्हड़ के हाथों में रासो को सौंप जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में है। अब देखिए, ये चंद्रबरदाई अपने पुत्र से क्या कहकर जाते हैं जल्हड़ से? पुस्तक जल्हड़ हथ दे, चल गज्जन निरपकाज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उद्धर ये जिमि, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत, चंद नंद उद्धर ये तिमि। इस प्रकार इन्होंने अपने पुत्र से यह श्लोक कहा और उसे पूरा करने का संकेत देकर वो चले गए अपने मित्र के पास, जहाँ पर इनको बंदी बनाया गया था महमूद गजनवी के द्वारा। पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राज स्थापन से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने का सविस्तार वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णो राज्य के पौत्र थे, जिसके विषय में अभी थोड़ी देर पहले विशलदेव रासो में बात की गई। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुंवर या तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ। अनंगपाल की 2 कन्याएं थी, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला के विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनके पुत्र पृथ्वीराज थे। इनकी माता का नाम क्या था? कमला। पिता का नाम सोमेश्वर। अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी ना लगी। उसने एक दिन रासो यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर रचा। राजसूय यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए।
इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी। संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, अतः जब वह जयमाल लेकर रंगभूमि में आई तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकालकर गंगा किनारे के महल में भेज दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गंधर्व विवाह किया और अंत में वो उसे हर ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ, पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलतापूर्वक दिल्ली पहुंच गए। वहां भोग विलास में ही उनका समय बीतने लगा, राज्य की रक्षा का ध्यान ना रह गया। इस प्रकार से ये कहानी रही। अभी आगे भी बहुत कुछ है। आगे है, बल का बहुत कुछ हरास तो जयचंद तथा राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देख शहाबुद्दीन चढ़ाया, वह हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए। देखिए, शहाबुद्दीन बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में वो सफल हो गया और पृथ्वीराज को पकड़कर गजनी ले गया, जहाँ पर चंद्रबरदाई बाद में वो भी इन्हीं के पास चले गए। और कुछ काल के पीछे कविचंद भी गजनी पहुँचे। चंद्रबरदाई के विषय में बताया जा रहा है कि वो भी गजनी पहुँच गए। एक दिन चंद के इशारे पर चंद ने इशारा किया, पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा। पृथ्वीराज जो थे वो शब्दभेदी बाण चला लेते थे, जो कि शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मार कर मर गए। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के बैर का कारण यह लिखा गया है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था, जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए तब हार कर पृथ्वीराज के पास भाग आए। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज को यह कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों की हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी वैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाई की। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी हैं। ऊपर लिखे वृत्तांत और रासों में दिए हुए सम्मतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों को पृथ्वीराज के समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया। जाली ग्रंथ रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और भी पुष्ट होता है। रासों में पृथ्वीराज के समय चंगेज और तैमूर नहीं थे, इसीलिए इनका नाम आने पर संदेह और भी पुष्ट हो जाता है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। ये भी क्या मानते हैं? भाटों की कल्पना। पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा। पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने क्या लिखा? संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक। ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो आप सबको पता ही है, चंद्रबरदाई। अब लेकिन पूछा जा सकता है नए पैटर्न के अनुसार, एग्जाम में प्रश्न जो बन रहे हैं उनके अनुसार एक दूसरे से मिलती जुलती रचनाएं, जो प्रचलित रचनाएं हैं, उनसे भी प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे पृथ्वीराज रासो अब तक पूछा जाता था, अब चांस है कि पृथ्वीराज विजय का भी पूछ लिया जाए। तो इसे कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में लिखा था। उसमें दिए हुए सम्मत तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोजी के अनुसार ठीक ठहरती हैं। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी है और इसके पहले क्या बताया गया? कमला, जिसका समर्थन झांसी के शिलालेख से भी होता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रमाणिक और समसामयिक रचना है। उसके तथा हम्मीर महाकाव्य आदि कई प्रमाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना, उनके पक्ष में लड़ना, संयोगिता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती हैं। तो क्या क्या इसमें असंगत सिद्ध हो रही? पृथ्वीराज विजय के अनुसार जयानक कृति जो पृथ्वीराज विजय है
उसके अनुसार पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, इंपॉर्टेंट है ये भी। पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना, संयोगिता का हरण, ये सब बातें असंगत सिद्ध होती हैं। इसी प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्नि कुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जांच करने पर कल्पित ठहरती है, क्योंकि इनमें सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं, जिनमें वे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्नि कुल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। चंद ने पृथ्वीराज का जन्म संवत 1115 में दिल्ली गोद जाना, 1122 में कन्नौज जाना, 1151 में और शहाबुद्दीन के साथ युद्ध 1158 में, पर शिलालेख और दानपत्रों में जो संवत मिलते हैं उनके अनुसार रासों में दिए हुए संवत ठीक नहीं हैं। अब तक ऐसे दानपत्र या शिलालेख जिनमें पृथ्वीराज, जयचंद, परमर देव, महोबे के राजा परमाल के नाम पर आए हैं, इस प्रकार मिले हैं। पृथ्वीराज 4 जिनके संवत 1224-1244 के बीच में है, जयचंद के 12 जिनके संवत 1224 से 1243 के बीच में है, परमर देव के 6 जिनके संवत 1223 और 1258 के बीच में है। इनमें से एक संवत 1239 का है, जिसमें पृथ्वीराज और परमर देव राजा परमाल के युद्ध का वर्णन है। इन संवतों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है उसकी समयक पुष्टि फारसी तवारीखों से भी हो जाती है। फारसी इतिहासों के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध 587 हिजरी यानी विक्रम संवत 1248 सन से 1248 ईस्वी सन 1191 में हुआ। अतः इन संवतों के ठीक होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अच्छा, संदेह जो नहीं है वो इस पैराग्राफ में है उनके संवत को लेकर। आगे है पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि रासों के पक्ष या समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि रासों के सब संवतों में यथार्थ संवतों से 90 से 91 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। उन्होंने यह विचार उपस्थित किया कि यह अंतर भूल नहीं है बल्कि किसी कारण से रखा है। इसी धारणा को लिए हुए उन्होंने रासों के इस दोहे को पकड़ा। एकादश से पंचदह विक्रम सक आनंद तिह रिपुजे पुरहरन को भय पृथ्वीराज नरिंद। अब देखिए, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने बहुत अच्छे से इसकी स्टडी की और 90 से 91 वर्षों के अंतर हर एक सन में इनको मिला, हर एक घटना में इनको मिला। तो इन्होंने रासों के एक दोहे को पकड़ा। रासों में एक दोहा इन्हें मिल गया जो इनके इस बात की पुष्टि भी करती है कि एकादश से पंचदह विक्रम साक आनंद तिह रिपुजे पुरहरन को भय पृथ्वीराज नरिंद। इस प्रकार विक्रम साक आनंद का अर्थ किया गया शून्य और नंद 9 अर्थात 90 रहित विक्रम संवत। अब क्यों ये 90 वर्ष घटाए गए इसका वे कोई उपयुक्त कारण नहीं बता सकते। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या नंद वंशीय शूद्र थे, इसलिए इनका राजत्व राजपूत भाटों से निकाल दिया। इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके वे रह गए, पर इन कल्पनाओं से किसी प्रकार का समाधान नहीं होता आज तक। और कहीं प्रचलित संवत में से कुछ काल निकालकर संवत लिखने की प्रथा नहीं पाई गई। फिर यह भी विचारणीय है कि जिस किसी ने प्रचलित विक्रम संवत में से 90 से 91 वर्ष निकालकर पृथ्वीराज रासों में संवत दिए हैं, उसने क्या ऐसा जानबूझकर किया अथवा धोखे से या भ्रम में पड़कर। ऊपर जो दोहा उद्धृत किया गया है उसमें आनंद के स्थान पर कुछ लोग अनिंद पाठ का होना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसी रासों में एक दोहा यह भी मिलता है। एकादश से पंचदह विक्रम जिस धर्म सुत्ता तृतीय साक पृथ्वीराज को लिसियो विपर गुणगुत्ता। एकादश से पंचदह विक्रम जिस धर्म सुत्ता तृतीय साक पृथ्वीराज को लिसियो विपर गुणगुत्ता। तो इस प्रकार से एक और रासों में दोहा मिलता है।
इसमें भी 9 के गुप्त करने का अर्थ निकाला गया है, पर कितने में से 9 कम करने से यह तीसरा शक बनता है, यह नहीं कहा है। दूसरी बात यह है, गुणगुप्ता ब्राह्मण का नाम गुणगुप्त प्रतीत होता है। गुणगुप्ता का मतलब ब्राह्मण का नाम गुणगुप्त प्रतीत होता है। बात संवत तक नहीं है। इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी हैं उनके लिए क्या कहा जा सकता है। माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के कोई उलटफेर नहीं किया जाता है। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है, पर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठीक है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह भी हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद्य चंद के भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि की रचना होता और इसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे मिले होते तो कुछ घटनाएं कुछ संवत तो ठीक होते। रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था या नहीं। पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदीराज का नाम पृथ्वी भट्टर लिखा है। चंद का नाम उसमें कहीं नहीं लिखा है। पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में यह श्लोक आया है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको यह पता रहे कि चंद बरदाई को जैसे उनका इतना प्रिय मित्र कहा जा रहा है, जिनका जन्म और मृत्यु एक साथ हुआ। जब जयानक पृथ्वीराज विजय लिखते हैं तो उन चंद बरदाई का कहीं जिक्र ही नहीं करते हैं। उसके स्थान पर उनका जो मुख्य भाट था उसका नाम बंदीराज या पृथ्वी भट्ट लिखा है। आगे उन्होंने श्लोक भी लिखा है अपने 5वें सर्ग में, पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में। तनयस चंद्र राजस्य चंद्र राजिवा भवत संग्रह यशुस वृत्तानाम सिवृत्तनाम्यु व्योधात। इसमें यमक के द्वारा जिस चंद्रराज कवि का संकेत है, यह राज बहादुर श्रीयुत पंडित शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चंद्रक कवि है, जिसका उल्लेख कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने भी किया है। इस अवस्था में भी यही कहा जा सकता है कि चंद्रबरदाई नाम का यदि कोई कवि था तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में ना रहा होगा या जयानक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज या इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट भड़ंत तैयार होता गया, उन सबको लेकर और चंद को पृथ्वीराज की समसामयिक मान उसी के नाम पर रासो नाम की यह बड़ी इमारत खड़ी की गई हो। आगे हम देखते हैं, ये भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों की और कुछ कुछ कविताओं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस प्रकार के तथ्य कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं, ये श्री रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं। दोहों की और कुछ कुछ कविताओं या छपयों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे कि संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में मिलती हैं, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के इस साथ साथ शब्दों के रूप और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस वागजाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास के और न इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। इन्होंने बिल्कुल बेकाम का इस पुस्तक को बता दिया है कि ये किसी काम का नहीं, ना तो भाषा के इतिहास का और ना साहित्य के जिज्ञासुओं का, किसी के लिए भी ये बेनिफिशियल नहीं रही। आगे है, पंडित महामहोपाध्याय हरशास्त्री ने 1909 से 1913
राजपूताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की थी। उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा है। उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों को मगध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपूताने में आया और पहले सोमेश्वर का दरबारी और पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री, सखा और राज कवि हुआ। पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था और वहीं बहुत सी भूमि चंद को दी थी। शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं। इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम भाट से शास्त्री जी की भेंट हुई। उसमें उन्हें चंद का वंश वृक्ष प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार है। चंद्र चंद बरदाई, गुड़चंद, जलचंद, सीताचंद, वीरचंद, हरिचंद, रामचंद्र। अरे भाई, ये पूरा इनकी वंश परंपरा ही पूरी इनको प्राप्त हो गई। वंश वृक्ष, चंद का वंश वृक्ष, तो ये हमारे बहुत अधिक काम का नहीं है। आगे है कि नानू राम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, जिनमें से एक मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंश अभोर में जा बसे और चौथे जल्ल का वंश नागौर में चला गया। पृथ्वीराज रासो में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार है। दहत पुत्र कविचंद के सुंदर रूप सुजान, इक जल गुण बावरो गुण समुद्र शशिभान। पृथ्वीराज रासो में कविचंद के 10 पुत्र के नाम दिए हैं। सूरदास की साहित्य लहरी की टीका में एक पद ऐसा है जिसमें सूर्य की वंशावली दी है, वह पद यह है। प्रथम ही पृथुयज्ञ ते भय भर प्रगट अद्भुत रूप, ब्रह्म राव विचारी ब्रह्मा राखु नाम अनूप। पान पे देवी दियो शिव आदि सुर सुख पाए, कहो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय। पारिपायन सुरन के सुर सहित अस्तुति कीन, तासु वंश प्रशंस में भवचंद चारु नबीन। भूप पृथ्वी राज दीन्हो तिन्हें ज्वाला देश, तनय ताके 4 कीन्हो प्रथम आप नरेश। दूसरे गुणचंद तासुत शीलचंद स्वरूप, वीरचंद प्रताप पूरन भयो अद्भुत रूप। रणथंभ और हमीर भूपत संगत खेलत जाय, तासु वंश अनूप भो हरिचंद अति विख्याय। आगरे रही गोपचल में रहो तासुत वीर, पुत्र जन्मे 7 ताके महाभट गंभीर। कृष्णचंद्र उदार चंद जू रूप चंद सुभाय, बुद्धिचंद प्रकाश चौथे चंद भे सुखदाय। देवचंद प्रबोध संसृत चंद ताको नाम, भयो सप्तो नाम सूरज चंद मंद निकाम। इन दोनों वंशावलियों के मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नानू राम ने जिनको जल्लचंद की वंश परंपरा में बताया है, उक्त पद में उन्हें गुड़चंद की परंपरा में कहा गया है। बाकी नाम प्रायः मिलते हैं। नानू राम का कहना है कि चंद ने 3 या 4000 श्लोक संख्या में अपना काव्य लिखा था। उसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम 10 समयों को लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया। पीछे से और लोग उसमें अपनी रुचि अथवा आवश्यकता के अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे। अंत में अकबर के समय में इसने एक प्रकार से परिवर्तित रूप धारण किया। अकबर ने इस प्रसिद्धि ग्रंथ को सुना तो उसके इस प्रकार उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं कि उस समय रासो नाम अनेक ग्रंथों की रचना की गई। नानू राम का कहना है कि असली पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है, पर उन्होंने महोबा समय की जो नकल महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को दी थी वह और ही ऊटपटांग रही है। नानू राम भाट ने कहा पृथ्वीराज रासो की असली प्रति मेरे पास है, पर जब उन्होंने उसकी एक प्रति महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी को दी तो वो और ऊटपटांग निकली। आगे है पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय के कुछ पद्य नमूने के लिए दिए जाते हैं। पृथ्वीराज रासो में जो पद्मावती समय आया है उसके कुछ पद नमूने के लिए दिए जाते हैं। हिंदीवान थान उत्तम सुदेश तहा उदित दृग दिल्ली सुदेश, संभरनी रेस चहुआन थान पृथ्वीराज तहा राजत भान। संभर नरेश सौमेश पूत देवत रूप अवतार धात, जिह पकर साह साहब लीन तिहु बेर करिए पानी पिहीन।
सिंघन सुदग्ध गुण चढ़ी जंजीर, चुक्कड़ न शब्द वेदांत तीर। मनहु कला ससभान कला, 16 सब बनिए, बाल बैस ससिता समीप, अमित रस पिन्निए, बिगस कमल श्रृग भ्रमर बेनु खंजन मृग लुट्टिए, हीर कीर अरुबिंब मोति नख सिख अहि घुट्टिए, कुटिल केश सुदेश पोह परिचियत पिक्क सद, कमल गंध बयसंध हंस गति चलत मंद मंद, श्वेत वस्त्र सोहै शरीर नस स्वाति बूंद जस, भमर भवहि भुल्लावहि सुभाव मकरंद बास रस, प्रिय पृथ्वी राज नरेश जोग लिस कग्गर, दिन्नो लगन बरग रचि सरब दिन दवादस सस लिन्नो, 111 अरु 30 सास संवद परमानः, जो पितृकुल शुद्ध बरन बरि रखऊँ प्राणः, दिखंत दिट्ट उच्चरई वर इक सलक विलंब न करिए, अलगार रयन दिन पंच महि ज्यों रुक्मिनी कन्हर बरिए, संगह ससिए लिए सहस बाल, रुक्मिनिये जेम लज्जत मराल पुजिए, गौरी शंकर मनाए दक्षिणाए अंग कर लगई पाए, फिर देश देश पृथ्वीराज राज, हंस मुद्द मुद्द चरपट लाज, बज्जिए घोर निशान रान चौहान चहोदि, सकल सूर सामंत समर बल, जंत्रा मंत्र तिस, उद्दिट राज पृथ्वीराज बाग, मनोलग्य वीर नट, कढ़त तेग मन बेढ़ लगत मनो बीज झट घट, थक रहे सूर कौतिक गगन रंगन मगन भय धार, हृदय हरिस बिर यज्ञ हुलिस हुरिय रंग नौ रत्तावर। समझ में तो कुछ आ नहीं रहा ये क्या क्या लिखे हैं भट्ट। अब हम आगे देखते हैं भट्ट केदार मधुकर कवि की रचना है। जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया। रासों में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख है। भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा था। भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें महाराज जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। इसमें दिया गया भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश नामक एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें महाराज जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। इसी प्रकार जय मयंक जस चंद्रिका। अब आपको इन दोनों ग्रंथों के रचयिता का नाम पता होना चाहिए। जयचंद्र प्रकाश लिखा भट्ट केदार ने, जय मयंक जस चंद्रिका किसने लिखा? मधुकर कवि ने। इन दोनों कवियों ने एक ही जैसी रचना लिखी, पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। न जयचंद्र प्रकाश उपलब्ध है, न जय मयंक जस चंद्रिका। जयचंद्र प्रकाश लिखा है भट्ट केदार ने और जय मयंक जस चंद्रिका लिखा है मधुकर कवि ने। केवल उनका उल्लेख सिंघायच दयाल कृत राठौड़ा ऋख्यात में मिलता है। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? सिंघायच दयाल दास कृत राठौड़ा ऋख्यात में, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयाल दास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथ पर लिखा है। इतिहासक इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गहरवारों या राठौड़ों का विशाल साम्राज्य, जिसकी राजधानी कन्नौज थी और जिसके अंतर्गत प्रायः सारा मध्य देश काशी से कन्नौज तक था। दूसरा चौहानों का, जिसकी राजधानी दिल्ली थी और जिसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत था, धन धान्य संपन्न और देश के प्रधान भाग पर था। गहरवारों की दो राजधानियां थी, कन्नौज और काशी। इसी से कन्नौज के गहरवार राजा काशीराज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपूतानों के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था।
कालिंजर का महोबे के चंदेल राजा परमर्ददेव जयचंद के मित्र या सामंत थे, जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। चंदेल कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बराबर लड़ते रहे। आगे है अब जगनिक। जगनिक के बारे में क्या लिखा? जगनिक संवत 1230। ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनिक नाम के भाट थे, जिन्होंने महोबे के दो प्रसिद्ध वीरों आल्हा और ऊदल के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य में लिखा था, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में, विशेषता उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे, हो गया। जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध हैं और बरसात में गाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आल्हा कब गाया जाता है? बरसात में, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कभी कभी ये पता चलता है कि ये बसंत ऋतु में गाया जाता है, परंतु ये बरसात में गाया जाता है। गाँव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच में किसी अल्हैत के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार सुनाई देगी। 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। इस प्रकार साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत की वीर दर्पपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घकाल यात्रा में उसका बहुत कुछ क्लेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया है। बहुत से नए अस्त्रों जैसे बंदूक, किरिच, देशों और जाति जैसे फिरंगों के नाम सम्मिलित हो गए हैं और बराबर होते जाते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कई प्रति रक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। इससे पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े। जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आल्हा का प्रचार यूँ तो सारे उत्तर भारत में है, पर बैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि आल्हा का केंद्र कहाँ है? बैसवाड़ा। वहाँ इसके गाने बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषता महोबे के आसपास भी इसका चलन बहुत है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आल्हा किसकी रचना है और आल्हा कहाँ गाया जाता है, किस स्थान पर, और इसका जो है यह किस मौसम में गाया जाता है, किस ऋतु में। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आल्हा खंड कहते हैं, जिसका अनुमान होता है कि आल्हा संबंधी ये वीर गीत जगनिक के रचे हैं उस बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत थे जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। और ऊदल परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह आला खंड के नाम से छपा। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स एलियट ने पहल इन गीतों का संग्रह करके 60 से 70 वर्ष पूर्व छपवाया। अब नेक्स्ट है श्रीधर। इन्होंने संवत 1454 में रणमल छंद नामक एक काव्य रचा, जिसमें ईडर के राठौर राजा रणमल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की। इसका पद नीचे दिया गया। ढम ढमई ढम ढमकार ढंकर ढोल ढोल जंगिया, सुरकर रण सहड़ाई समुहर सरस रस समरंगिया, कलकलहि काहल कोडि कलरवि कुमल कायर थर हरय, संचरई संक सुरताड़ साहड़ साहसी सभी संग रई। इस प्रकार हमारा आदिकाल प्रकरण 3 यहीं पर समाप्त होता है। और आपको ये पढ़ने में कैसा लगा, इसे हमने प्रयास किया है कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हों वो बताते चलें और जो भी कुछ समझाने लायक हो उसे समझाते भी चलें। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। आगे हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रकरण के साथ।